हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां हम लोग करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्पष्ट और सरल भाषा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो होता है वो प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज़ है कि यदि हम लोग कोई भी ज्ञान के बारे में जानते हैं जो कॉपी, पुस्तक या बुक में, जैसे हमने अपने ही बारे में जाना कि हम लोग कोशिकाओं से मिल करके बने हैं, तो ये कैसे पता चला? सबसे पहले किसी साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद उस पर बहुत सारे निरीक्षण हुए होंगे और उसके बाद फिर निष्कर्ष निकाला गया कि हम लोग सेल से बने हुए हैं। और ये क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पहले निरीक्षण कर लें, प्रैक्टिकल के बिना तो निरीक्षण किया नहीं जा सकता और निरीक्षण के बिना निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो कैसे बताया जा सकता है ना? तो हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है? प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। अगर विज्ञान को हम लोग एक वृक्ष की तरह देखें तो इसकी 3 शाखाएं निकलती हैं, है ना? कौन कौन सी शाखाएं? एक रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान। तो रसायन क्या है? रसायन एक विज्ञान की शाखा है। आप देख पा रहे हैं, रसायन क्या है? विज्ञान की शाखा है। तो क्या कहेंगे? रसायन जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन, संरचना, गुणधर्म और उनमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है जो पदार्थ है उसका संगठन यानी कि वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। जैसे कि अगर मैं जल की बात कर लूँ तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें, है ना, रसायन के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें अपने को सबसे पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा कि इसका संगठन क्या है, मतलब ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो आप जानते हैं H2O से मिलकर बना है। अब इसको संगठन समझ आ गया, संरचना देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, इसकी संयोजकता 2 होती है, तो इसमें से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी संरचना होती है। साथ में इसके गुणधर्म क्या है, मतलब ये उदासीन है, अम्लीय है, क्षारीय है, किस टाइप से है, और साथ में इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि जल को हम किसी अन्य पदार्थ में यदि डालें तो इसका रिएक्शन ये कैसे करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं? परिभाषा: पदार्थ की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन, संरचना, गुणधर्म और उनमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है इसका अध्ययन किया जाता है, ये कहलाता है रसायन, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं भौतिक क्या है। तो भौतिक जो है ये भी विज्ञान की शाखा है। तो क्या कहेंगे? भौतिक जो है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान एवं उनके बीच जो होने वाली अन्योन्य क्रिया है इसका अध्ययन किया जाता है, यह हमारा कहलाता है भौतिक, ठीक है। ऊर्जा, एनर्जी को देखेंगे और द्रव्यमान देखेंगे और इन दोनों के बीच में किस टाइप की अन्योन्य क्रिया होती है उसका अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करेंगे वो हमारा भौतिक कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान जो होती है कौन सी है? ये भी आप यही कहेंगे। तो जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों की संरचना एवं उनमें होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं विज्ञान की, वो शाखा हमारी कहलाती है जीव विज्ञान। एक बार फिर से सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की संरचना एवं उनमें होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वो हमारा कहलाता है जीव विज्ञान, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जीवधारियों की संरचना को देखते हैं कि वो किस टाइप से बने हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद उनमें जो होने वाली जैविक क्रियाएं हैं समस्त, जैसे कि श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की परिभाषा जो है अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए चलते हैं इसके अर्थ की तरफ। तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। बायोलॉजी जो है ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक बायोस और दूसरा लॉगोस। बायोस और लॉगोस दोनों क्या हैं? ग्रीक शब्द हैं, और बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी, ठीक है। तो बायोस का अर्थ हुआ लाइफ और लोगोस का अर्थ हुआ स्टडी, मतलब लाइफ मतलब हो गया जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन। अर्थात जीवन का अध्ययन ही हमारा क्या है? बायोलॉजी है, ठीक है। और बायोलॉजी के जो जनक कहे जाते हैं वो अरस्तु हैं। याद रखिएगा, बायोलॉजी के जनक
अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर कहा जाए तो सन 1801 में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। किन्होंने? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क जो थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और जो ट्रेविरेनस है ये जर्मनी वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ऐसा क्वेश्चन आए तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो लैमार्क थे फ्रांस के और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे। और कब किया गया था, तो 1801 में किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं वर्गीकी। वर्गीकी यानी कि टेक्सोनॉमी। वर्गीकी किसे कहेंगे? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे वर्गीकी कहा जाता है। यानी कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, वो हमारा हो जाएगा वर्गीकी। इसके जो जनक कहे जाते हैं, यानी कि वर्गीकी का जो जनक है वो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि वर्गीकी के पिता जो हैं वो कैरोलस लिनियस हैं। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा मैच्यूरी। तो सिस्टेमा मैच्यूरी में इन्होंने लगभग 400 से अधिक जीवों का जो है वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो हमारे थे कैरोलस लिनियस। इसी वजह से इनको जीव विज्ञान के वर्गीकी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्होंने इसके साथ साथ वर्गीकी के साथ साथ इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दिया। द्विनाम पद्धति कहने का मतलब ये है कि अलग अलग देशों में एक ही जीव को अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसी वजह से इस देश में कुछ और अलग अन्य देशों में कुछ और नाम से पुकारा जाता था, तो इसमें बड़ी समस्या आती थी। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना सारे देशों में एक जीव को एक ही नाम से पुकारा जाए, और इस प्रकार से इन्होंने जो है एक सिद्धांत, एक तरीका सुझाया और द्विनाम पद्धति दिया। तो द्विनाम पद्धति में इन्होंने लैटिन भाषा के 2 शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, पहला शब्द जो जीव के वंश को बताता है और दूसरा शब्द जो जीव के जाति को बताता है। जैसे आपने सुना होगा, हम मनुष्यों का जो है वैज्ञानिक नाम जो कहा जाता है द्विनाम पद्धति में, द्विनाम जो है उसमें हमें होमो सेपियंस कहा जाता है। तो होमो जो है वो हमारा वंश होता है और सेपियंस जो कहा जाता है वो हमारी जाति हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं वर्गीकी। तो जो जीव विज्ञान के जनक थे हमारे अरस्तु, तो इन्होंने भी वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण किया था समस्त जीवधारियों का। इन्होंने 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक किया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिनके जनक ये स्वयं रहे यानी कि अरस्तु ही है जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान किसे कहेंगे? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जंतुओं का, समस्त केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे जंतु विज्ञान। और अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त पादप यानी कि पेड़ पौधे, तो समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन जो किया जाता है उसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इन्होंने सिर्फ डिवाइड किया था, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन इन्होंने नहीं किया था। इनका जो अध्ययन है संपूर्ण रूप से वो थायोफ्रेस्टस ने किया। तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो थायोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहेंगे? थायोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। अरस्तु केवल जंतु विज्ञान के जनक है और जीव विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए? थायोफ्रेस्टस हो गए। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? इसके अंतर्गत हम लोग समस्त पादप जगत यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इनके बाद जो है साइंटिस्ट आए, वो उनका नाम था आर्च विटकर, और उन्होंने जो है समस्त जीव जंतुओं को 5 भाग में डिवाइड कर दिया, 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया था। कौन कौन सा वो आगे हम लोग देखते हैं। HR विटकर के, HR विटकर जो थे इन्होंने क्या किया, सन 1969 में, कितने में, 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का इन्होंने दिया। इन्होंने क्या किया, यानी कि समस्त जीवों को 5 भागों में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में बांट दिया। इनके बांटने का आधारभूत इकाई जो था, आर्च विटकर के जो 5 जगत में बांटे, तो किस आधार पर बांटे थे? इन्होंने जो बांटा था वो जाति, स्पेसिस के आधार पर बांटा था, यानी कि जाति के आधार पर बांटा था, है ना। तो इन्होंने जाति के आधार पर 5 जगत में बांट दिया। कौन कौन से? मोनेरा जगत,
प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, इन दोनों में इन्होंने एक कोशिकीय जीवों को रखा। डिफरेंस क्या है दोनों में अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पादप जगत मतलब एक तरफ पेड़ पौधों को रख दिए, कवक यानी कि जिसको आप फफूंद कहते हो उन सारी चीज़ों को एक साइड में रखें, और जंतु जगत यानी कि जीवों को एक अलग कैटेगरी में रखें। तो इनका अध्ययन चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल से कैसे कैसे किया है। तो चलिए देखते हैं अब मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में आर.एच. व्हिटकर ने ऐसे जीवों को रखा जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक थे। एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका से बने हुए जीव, है ना। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसा कोशिका जिसमें केंद्रक का अभाव है, या फिर उनमें केंद्रक झिल्ली ही नहीं पाई जा रही, या फिर केंद्रक ही नहीं पाई जा रही, तो उनको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग जीवाणु मतलब कि बैक्टीरियस, तो बैक्टीरियस, ठीक है। तो मोनेरा जगत में जो आने वाले जीव थे वो खास करके ज़्यादातर जीवाणु ही हैं। उनके लक्षण क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब इतना छोटा जीव होता है कि इनको हम लोग सामान्य खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। इनमें जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। जैसे कि नील हरित शैवाल की अगर बात करें, वो एक कोशिकीय जीव है और वो आता है मोनेरा जगत के अंदर में, और उसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड की। जबकि वहीं पे हम लोग बात करें माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा नहीं, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा में बिल्कुल ही कोशिका भित्ति का अभाव होता है। केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली की अगर बात करें तो अभी भी जैसे कि बात की है कि मोनेरा जगत में आने वाले जो बैक्टीरियस हैं उनमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, वो नहीं पाए। पोषण की बात करें तो पोषण इसमें कुछ स्वपोषी भी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपने भोज्य पदार्थ के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी अर्थात ऐसे जीव जो अपने भोज्य पदार्थ के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं, वो कहलाते हैं विषमपोषी। तो ये दोनों प्रकार के जो होते हैं बैक्टीरियस होते हैं। प्रजनन अगर इनमें देखें, प्रजनन जो होता है इसमें अलैंगिक होता है। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। तो अलैंगिक प्रजनन मतलब ऐसे प्रजनन जिसमें दो जीवों की जरूरत, नर और मादा जीव की जरूरत न हो, यानी एक ही जीव द्वारा यदि संतति का निर्माण हो जाता है तो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो इनमें जो होता है, बैक्टीरियस में जो होता है वो अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, और वो भी विखंडन के द्वारा होता है। तब मोनेरा जगत में जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का विभाजन जो है संरचना के आधार पर 4 प्रकार में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। फर्स्ट आता है कोकस। कोकस यानी कि ऐसे बैक्टीरियस जिनकी संरचना गोलाकृति होती है। गोलाकृति मतलब गोल गोल पाए जाने वाले बैक्टीरियस जो होंगे उसको कोकस कहा जाता है। इसको आप गोलाकृति वाले बैक्टीरियस भी कह सकते हैं। बेसिलस यानी कि छड़नुमा, तो छड़नुमा यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि छड़नुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि छड़ के समान कुछ ऐसे संरचना पाई जाती है। इस टाइप की पाई जाने वाली जो क्या होती हैं बैक्टीरियस होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बेसिलस कहा जाता है। एक चीज़ और, इनमें बीजीय संरचना पाई जाती है, यानी स्पोर्स पाई जाती हैं इस टाइप की। और ये क्या करती हैं? ये विपरीत यानी कि विपरीत परिस्थिति में इनको अनुकूलन के लिए सहायता प्रदान करती है। यानी कि जब परिस्थिति जो है वो अनुकूल के विपरीत हो जाए तब ये जो स्पोर्स पाए जाते हैं ये इनको सहायता करते हैं कि उनमें ये अनुकूलन बना सकें। तीसरा है कॉमा शब्द या फिर विब्रियो। कॉमा शब्द मतलब कहने का मतलब ये है जिनकी संरचना एक कॉमा संरचना यानी कि कॉमा की तरह पाई जाती है। इस टाइप की संरचना वाले जो बैक्टीरियस होते हैं इनको कॉमा शब्द यानी कि विब्रियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है स्पाइरेलियम। अपने स्पाइरल को देखा होगा कैसी होती है, यानी स्प्रिंग जैसी संरचना। जो स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे कि कुछ इस टाइप से स्प्रिंग जैसी संरचना वाले जो बैक्टीरियस पाए जाते हैं इस टाइप से, इनको कहा जाता है स्पाइरेलियम। ठीक है, तो ये तो मोनेरा जगत था और इनको आर.एच. व्हिटकर ने जो है 5 भागों में इनको डिवाइड कर दिया था, जिसमें से पहला हम लोगों ने देखा मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में एक और साइंटिस्ट आए, है ना। तो इसके बाद कार्लस वॉस आए और कार्लस वॉस के अनुसार जीवाणुओं के जो हैं यानी कि बैक्टीरियस के
दो प्रकार होते हैं, एक होता है आर्कियोबैक्टीरिया और दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले जो बैक्टीरियास होते हैं, जिसमें बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम लोग मुख्य उन्हीं लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि अत्यधिक लवण युक्त परिस्थितियों में, यानी कि समुद्री तटों में और समुद्री क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले जो बैक्टीरियास होते हैं उसको कहते हैं हेलोफिल्स। समुद्री क्षेत्रों में यानी कि अत्यधिक लवण युक्त परिस्थिति में, है ना, ऐसी परिस्थिति जहाँ पे लवण युक्त मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ नमक पाई जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो बैक्टीरियास रह सकते हैं उनको कहा जाता है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स के बाद अगर हम लोग देखें अत्यधिक गर्म जल स्रोत में, यानी कि ऐसे क्षेत्र जैसे कि आपने देखा होगा समुद्री क्षेत्रों में जो ज्वालामुखी फटती है समुद्र के अंदर में, ज्वार भाटा जो होती है, तो ऐसे वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो उस परिस्थिति में यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म जल में भी जो बैक्टीरियास रह सकते हैं, जो जीवित रहते हैं, उसको थर्मोएसिटोफिल्स कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, गर्मी को आप देखे हो, गर्मी यानी कि गर्म जो वातावरण होता है उसको किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि गर्म जल यानी कि अत्यधिक गर्म वाला जल स्रोत है, उनमें जो रहने वाले बैक्टीरियास होंगे उसको हम लोग कहेंगे थर्मोएसिटोफिल्स। तो थर्मामीटर से मापते हैं, उसी से आप याद रख सकते हैं कि थर्मोएसिटोफिल्स करके। और अत्यधिक दलदली जो प्रदेश हैं यानी कि दलदली प्रदेशों में रहने वाले जो बैक्टीरियास होते हैं उसे कहते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन जो है वो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें भी पाया जाता है। उनमें क्या होता है, वो देखे होंगे आप, जुगाली करने वाले पशु जैसे कि कहा जाए भैंस वगैरह जो जुगाली करते रहते हैं, यानी कि जो वो लोग पेड़ पौधे जो खाते हैं उसको खाने के बाद क्या करते हैं, वो लोग बार बार जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो उसमें जो वो घास फूस खाए रहते हैं उनमें होता है स्टार्च। तो उस स्टार्च के पाचन में ये मिथेनोजन जो है क्या करता है, पाचन में सहायक होता है, सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ उनके जो गाय भैंस के जो गोबर होता है उनमें भी जो है मिथेनोजन पाया जाता है ना। तो ये चीज़ है। तो दलदली प्रदेशों में पाए जाने वाले जो हमारे बैक्टीरियास होंगे उसको कहेंगे मिथेनोजन। यू बैक्टीरियस में अगर हम लोग देखें तो यू बैक्टीरियस में कुछ विशेष लक्षण वाले हैं, जैसे कि आप प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया मतलब कि नील हरित शैवाल, ठीक है, जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है नील हरित शैवाल। तो इन्हीं को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित जिसको कहते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या कर सकते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ये इनका काम क्या रहता है, ये जो है वायुमंडल में जो पानी वाले यानी कि वातावरण में जो नाइट्रोजन अपने को प्राप्त होता है उनका स्थिरीकरण करने का काम भी करते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया जो होता है ये ऑक्सीजन विहीन क्षेत्र में, ऑक्सीजन विहीन जो स्थान है वहाँ पे भी जीवित रह सकते हैं। कौन सा, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया। और इनमें जो है अगर बात की जाए माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया का, तो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का पूर्ण रूप से अभाव होता है। इनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी को जो माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया है इसको मोनेरा जगत का जोकर भी कहा जाता है। ठीक है, मोनेरा जगत का क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपनी आकृति जो है, आकार है, वो बार बार क्षण प्रति क्षण बदलते रहता है। कभी ये ऐसे पाया जाएगा गोल, तो कभी इसकी संरचना जो है वो कुछ ऐसे हो जा रही है, तो कभी ये कुछ ऐसे पाई जा रही है। तो ये अपना आकार जो है बार बार बदलते रहता है, इसी कारण से इसको मोनेरा जगत का जोकर कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस है, इसको याद कर लेंगे, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया। और साथ ही साथ ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। कौन सा, माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म को ही सबसे छोटी जीवित कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा जगत की ओर। प्रोटिस्टा जगत, तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक जीव कहने का मतलब ऐसे जीव हैं जिनके सेल्स में, जिनके कोशिका में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली दोनों पाई जाती है, उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक जीव। तो उनकी कोशिका में जो है केंद्रक पाई जाती है। और इन जो प्रोटिस्टा जगत में अगर जीवों की बात करें तो उनमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। और साथ में इनका अगर उदाहरण देखें तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, यूग्लिना। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, यूग्लिना
कि यूग्लिना को जो है पादप जगत और जंतु जगत दोनों के बीच की कड़ी कही जाती है। किसको? यूग्लिना को कहा जाता है पादप जगत और जंतु जगत दोनों की बीच की कड़ी। और साथ में अगर और देखें उदाहरण तो इसमें आता है प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, जो मादा एनाफिलिज के लार में पाया जाता है, जिसके कारण से मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया के कारक जो कहे जाएंगे वो प्लाज्मोडियम है, और मलेरिया के यदि वाहक कहा जाएगा तो वो मादा एनाफिलिज मच्छर होता है ना। तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा जगत। पादप जगत, तो पादप जगत में हमारे सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि शैवाल हो गए, पुष्पी पौधे हो गए, अपुष्पी पौधे हो गए, बीजी पौधे, और सारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन हम लोग पादप जगत यानी कि बॉटनी में अलग से और करने वाले हैं, तो इस पर ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाते हैं। साथ में अगर बात करें कवक, जो फंजाई जिसको कहते हो या शैवाल जिसको आप लोग कहते हो, है ना। तो कवक की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक और परपोषित जीव होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं मतलब इनमें भी कोशिका जो है विकसित पाई जाती है, कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक के बाहर में केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी। तो ये होते हैं कवक जो यूकैरियोटिक और परपोषित जीव होते हैं। इनमें जो पोषण अगर देखें तो इनका जो पोषण होता है वो अवशोषण द्वारा होता है। अवशोषण द्वारा क्यों होता है? क्योंकि देखिए इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल जिसकी सहायता से जो है पेड़ पौधे अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उनका इनमें क्या होता है? अभाव होता है, वो होते नहीं इनमें। तो जब वो होता ही नहीं है तो ये कैसे करते हैं? ये जो है अवशोषण द्वारा अपना भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कार्य क्या करते हैं? कार्य ये करते हैं अपघटक का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये अपघटक का कार्य करते हैं। और साथ में अगर परजीवी और मृतोपजीवी ये दोनों प्रकार के होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले, और मृतोपजीवी यानी कि मरे हुए सड़े गले जो जीव जंतु होते हैं उनमें पनपने वाले या उनसे भोजन प्राप्त करने वाले जीव होते हैं। साथ ही अगर कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। यह बात आप याद रखेंगे। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से, क से कवक आ रहा है और क से ही काइटिन आ रही है, आपको याद हो जाएगा, है ना। तो कवक काइटिन, तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किनकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इनमें उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो राइजोपस है, लाइकेन है और पेनिसिलियम आपने सुन रखा होगा, है ना। तो राइजोपस, लाइकेन और पेनिसिलियम ये सारे के सारे इनके उदाहरण हैं। किसके? कवक के। आगे बात करते हैं जंतु जगत। तो जंतु जगत में जो है सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है, जूलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं। तो सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जीवों को जो है जंतु जगत में रखा गया है। इनको जो है ये सारे के सारे जो होते हैं उपभोक्ता होते हैं। ये भोजन का निर्माण जो है स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि अन्य जीवों द्वारा जो बनाए गए भोज्य पदार्थ हैं उनका क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। इसी वजह से इनको भोक्ता भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्वयं भोज्य पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर ये आश्रित रहते हैं। साथ में इनको जो है किनको? जंतु जगत को। तो जंतु जगत को मेटोजोआ नाम से भी जाना जाता है, जिनके उदाहरण अगर हम लोग देख लें तो इनमें हम खुद आते हैं, मनुष्य जाति जो है वो भी है, ठीक है। जंतु जगत मछली है, सरीसृप यानी कि जो सर्प प्रजाति है वो भी है, जितने भी स्तनधारी हैं। और इनके साथ साथ जो अगर हम लोग देखें उभयचर जो है, जो जल और पानी दोनों में रह लेते हैं, ऐसे जीव भी किनके अंतर्गत आते हैं? जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है आर.एच. अम्बेडकर द्वारा जो 5 जगत का वर्गीकरण था वो हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कम से कम 2 दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करें कि अगला जो वीडियो है उनमें मुझे कौन कौन से इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है और क्या क्या उसमें मैं बदलाव और करूं, ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।